काली किट नहीं, काला किट, और एक लिखा है सफेद किट। हाँ, ये दोनों रोग हैं। अब आपको बताना ये है कि ये दोनों रोग हैं, किस किस फसल के रोग हैं। काला किट रोग किस में लगता है और सफेद किट रोग किस में लगता है? सफेद किट तो लगता है किस में बता रहे हो? कपास में लगता है। एक बात बताओ आप, गुलाबी कीट, अब समझ आया कुछ? गुलाबी कीट किस में लगता है? ये लगता है कपास में। गुलाबी कीट रोग है कपास का। और काला कीट लगता है गेहूं में, गेहूं में। और सफेद कीट रोग किससे संबंधित है? सरसों से। सफेद कीट सरसों से, गुलाबी कीट कपास से, काला कीट रोग लगता है गेहूं के अंदर। आपको मैंने पिछले दिनों पढ़ा दिया है कि जो गेहूं का पौधा है वो किस कुल का पौधा है? ग्रेमनी कुल का। गेहूं का पौधा ग्रेमनी कुल का पौधा है। पत्तियों के आधार पर पहचानने से बताया है कि धान, गन्ना, गेहूं, कपास और मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सभी किस कुल में आते हैं? ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। सरसों का पौधा किस कुल का पौधा है? सरसों का पौधा किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी कुल का, क्रूसीफेरी कुल का। और ये गुलाबी कीट लगता है कपास में। आपको पढ़ाया हो कि कपास, भिंडी किस कुल के पौधे हैं? मालवेसी कुल के। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गोलिपियस। किसके पौधे का वंशीय नाम है? गोलिपियस। गोलिपियस। रफ करें, जिनको लिखना हो हाथों हाथ लिखते जाएंगे तुरंत, है ना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस इसे यहाँ रख क्यों रखा है ना, बताओ। कुछ कुल के बारे में बताएंगे, यहाँ लिखते बाद में लिख देंगे। वहाँ से दिखाई तो दे रहा है पीछे, बताओ। ग्रेमनी कुल नंबर 1, ग्रेमनी। कौन कौन से कुल हैं? और रुटेसी कुल, रुटेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, कुकरबिटेसी, और कौन सा रह गया? मालवेसी, सोलेनेसी लिखा गया है। और बताओ कौन सा रह गया? बेहतरीन वाला तो बचा, अभी नहीं याद आया। सभी दालें किस कुल के पौधे हैं? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी ये कुल है। अब इसको रफ करें। काला कीट रोग गेहूं में लगता है, गेहूं में। काला कीट रोग गेहूं में लगता है। सफेद कीट रोग सरसों में लगता है। और गुलाबी कीट रोग लगता है कपास। कपास के पौधे का वंशीय नाम गोलिपियस। बताओ जरा, कपास, भिंडी और गुड़हल ये किस कुल के पौधे हैं? सोलेनेसी, मालवेसी। कपास, भिंडी और गुड़हल। कपास, भिंडी और कौन सा? गुड़हल। किस कुल के पौधे हो गए ये? मालवेसी। कुकरबिटेसी कुल में कौन कौन से आते हैं? ककड़ी, खरबूजा, तरबूज। ककड़ी, खरबूजा, हाँ वही, खीरा भी आएगा, तरबूज किस कुल में आए? कुकरबिटेसी। क्रूसीफेरी कुल का कौन सा बता रहे थे? बताओ। सरसों का पौधा किस कुल का पौधा है? सरसों का पौधा क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल में आलू, बैंगन, टमाटर, तंबाकू। आलू, हाँ तंबाकू भी आएगा इसी में। तंबाकू, बैंगन, ये इस कुल के हो गए। रुटेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? रुटेसी कुल में आते हैं रसीले पौधे, जैसे मौसमी, मौसमी, संतरा, नींबू,
ये किस कुल में आएंगे? रुटेसी। ग्रेमिनी कुल में कौन कौन से पौधे आएंगे? धान, गेहूं, बाजरा, गन्ना, ये सब आ जाएंगे ग्रेमिनी कुल में। अब कौन सा बचा? लेग्यूमिनेसी कुल। सभी दालें किस कुल के पौधे हैं? लेग्यूमिनेसी। सभी दालें किस कुल के पौधे हैं? तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं सभी दालें। ज्यादातर इसमें से पूछता है कि सोयाबीन किस कुल का पौधा है, तो आंसर लगा देंगे लेग्यूमिनेसी कुल का। और भी पूछता है सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लाइसोनिन प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, लगभग 46%। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लाइसोनिन। ग्लाइसोनिन प्रोटीन पाई जाती है। और दालों में कौन सा पूछता है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो लेग्यूमिन नाम की प्रोटीन। दालें किस कुल के पौधे हैं? तो आंसर लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। चने में कितना परसेंट प्रोटीन है? 21%। गेहूं में 12% प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में 12%। और भी पूछता है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। और बताओ, पूछता है कौन सी बताइए सोयाबीन में? ग्लाइसोनिन। ग्लाइसोनिन प्रोटीन। गेहूं में ग्लूटीन। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन में। और भी पूछेगा कि मनुष्य की त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन। मनुष्य की त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अल्फा कैरोटीन। लेकिन जब पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? याद रहा है किसी को कुछ? मानव के शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? नहीं याद आया? चलो छोड़ो, याद आएगा तब लिखेंगे। और कौन कौन सी बढ़ाएंगे? चने में केवल प्रतिशत पूछता है, प्रोटीन पाई जाती है। मछली में पूछता है मछली में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी? कांसियोलिन बता रहे हो? एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज प्रोटीन ना, पानी में भी जमती नहीं है, मरती नहीं है। एंटीफ्रीज। एंटी मतलब रोज फ्लोर, मतलब जमने से बचाने वाली प्रोटीन, ऐसे कह लो। और मोती में पाई जाती है कांसियोलिन। कांसियोलिन। मानव शरीर की याद नहीं आई है, चलो जब याद आएगी उसको। कौन सी? मेलानिन के कारण तो स्किन का कलर होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में पाई जाती है। ग्लाइसोनिन सोयाबीन, ग्लूटीन गेहूं, अल्फा कैरोटीन मानव की स्किन में, एंटीफ्रीज मछली में, और कांसियोलिन प्रोटीन पाई जाती है मोती में। आप मुझे बताओ कि भारत में मोती देने वाली मछली कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के निकट, जहाँ रानी झांसी नेशनल पार्क है। रानी झांसी नेशनल पार्क, वहाँ एक तो समुद्री गाय पाई जाती है और मोती देने वाली मछली पाई जाती है। ये नेशनल पार्क। अच्छा बताओ आप, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? नीलगिरी बता रहे हो? नीलगिरी। चलो अगर ये कहें कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला पूछा है, बड़ा का मतलब क्षेत्रफल वाला, तो पुराना कौन सा है फिर? नीलगिरी। भाई भारत का सबसे पुराना जो वन्य जीव अभयारण्य है, बायो रिजर्व है, वो कौन सा है? नीलगिरी। और नीलगिरी को जो दर्जा दिया गया था वर्ष 1986 ईस्वी को नीलगिरी को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया। मैंने पूछा कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला यानी बड़ा हेमिस गुम्फा, वो तो नेशनल पार्क है। हेमिस जो है वो नेशनल पार्क है जो हिम क्षेत्रों के लिए पाया जाता है। कच्छ गुजरात अधिक क्षेत्रफल वाला पूछा है, रफ करें इसको। ग्रेमिनी कुल में आएंगे धान, गेहूं, कपास, कपास नहीं गन्ना। और रुटेसी कुल में रसीले वाले पौधे आएंगे, मौसमी, संतरा, नींबू। सोलेनेसी में आलू, तंबाकू, बैंगन, क्रूसीफेरी, सरसों। सरसों क्या है? सरसों के पौधे का वनस्पतिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं ककड़ी, खरबूजा, तरबूज। लेग्यूमिनेसी कुल में सभी दालें आएंगी।
लेग्यूमिनेसी कुल में सभी दालें आएंगी। और कपास, भिंडी और गुड़हल ये किस कुल के पौधे हैं? ये मालवेसी कुल के पौधे हैं, मालवेसी कुल के। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडा, अंडा। ग्लाइसोनिन सोयाबीन में। ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं। अल्फा कैरोटीन त्वचा, त्वचा। और एंटीफ्रीज प्रोटीन मछली में पाई जाती है। कांचियोलिन मोती में पाई जाने वाली प्रोटीन है। क्या पूछा था कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य। किस राज्य में है? गुजरात। कच्छ की खाड़ी गुजरात, कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। ये बताओ क्या पाया जाता है कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य में? किसके लिए प्रसिद्ध है कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य? हिरण पाए जाते हैं, जंगली गधे, रटा पड़ा है बिल्कुल। भारत में जंगली गधे कहाँ देखने को मिलते हैं? कच्छ की रण में। 2 रन पढ़ाई ना मैंने आपको कच्छ में, एक तो कच्छ की खाड़ी, रन मतलब खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और एक खंबात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी में फेमस वाला बंदरगाह बता रखा है, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जिसका नाम रखा गया है, जो भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी, जिस नदी को साल्ट रिवर कहते हैं। साल्ट रिवर। साल्ट सिटी किसे कहते हैं? गुजरात। और जब के पूछे साल्ट लेक सिटी किसको कहते हैं? साल्ट लेक सिटी कहा जाता है कोलकाता को। भारत की सांस्कृतिक नगर किसे कहते हैं? कोलकाता को। सांस्कृतिक नगर कोलकाता को कहते हैं। और भारत के आध्यात्मिक नगर या आध्यात्मिक राजधानी किसे कहते हैं? सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता, आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी को कहते हैं। और भारत का कौन सी शहर है जिसको कहते हैं भारत की वैज्ञानिक राजधानी? बेंगलोर। इधर से ही आ जाता है गेट। वैज्ञानिक राजधानी किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है वैज्ञानिक। भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई। वित्तीय राजधानी किसको बोलते हैं? मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी किसको कहते हैं? मुंबई को। भारत का क्या विशेषता हो गई कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य की? कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। किस राज्य में है? गुजरात। क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे यहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे पुराना कौन सा बताया? नीलगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो भारत का सबसे पुराना है। 1986 ईस्वी में इसको मान्यता दी गई। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख वाले क्षेत्र में। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले नेशनल पार्क का दर्जा जिम कॉर्बेट को दिया गया ना। आपने पढ़ रखा हो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? रामगंगा नदी। इससे कौन सी नदी गुजरती है? रामगंगा। और अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट किसी एक शिकारी के नाम पर रखा गया था। भारत का सबसे पहले इसका जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। सर बेकल हेम ने इसकी स्थापना की थी और 1936 में इसकी स्थापना हुई। ये बाघों के लिए जाना जाता है। जब बाघ यहाँ ज्यादा हुए और कुछ लोग को परेशान करने लग गए तो एक शिकारी को बुलवाया गया, जिस शिकारी ने 2-4 शेर मारकर यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन को बचाया। इसी वजह से उसी के नाम, इसका नाम क्या रख दिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन अब इसका नाम क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और फिर जब भारत में पूछे कि भारत में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 से। भाई टाइगर प्रोजेक्ट 1973 से शुरू हुआ था, तो टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा भी सबसे पहले किसको दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। सबसे पहले बताओ अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। नोक्रेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नोक्रेक मेघालय। नोक्रेक वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है। आगे बताओ शीत मरुस्थल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। ग्रेट डिजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर लगाओगे हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा नेशनल पार्क
सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क है। एक शब्द है उसके बारे में आप मुझे बताओ, एक शब्द है मैब। यूनेस्को के बारे में तो जानते हो, यूनेस्को, यूनेस्को एक ऐसी संस्थान है जो विश्व धरोहर के संरक्षण का कार्य करती है। भाई विश्व धरोहर क्या? जैसे भारत में ताजमहल है या कोई किला है, कोई प्राचीन स्मारक है, इसके संरक्षण का कार्य करती है। पूरे ऐसे स्मारक तो दुनिया भर में है, तो इंटरनेशनल है ये संस्था। और अब इसने अलग अलग लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है, शहरों की भी करती है कि किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, पढ़ रखा है आपने? ऐसे शहरों को भी शामिल करने लग गई है। और इसकी जो स्थापना हुई यूनेस्को की, वो हुई थी वर्ष 1946 ईस्वी को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पहले एक बात बताओ, कैसे याद रखोगे इसके मुख्यालय को? जो यूनेस्को है, कार्य क्या करता है यूनेस्को? सुंदर सुंदर सी वस्तुओं का संरक्षण करता है जो प्राचीन है, ऐसे नहीं, हाँ मतलब प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण करता है जो हमें किससे प्राप्त हुई है? पूर्वजों से। तो सुंदर सी वस्तुओं का संरक्षण करता है। संसार का सबसे सुंदर वाला शहर भी कौन सा है? पेरिस। भाई फ्रांस सुरा सुंदरियों का देश कहते हैं पेरिस। तो सुंदर सी वस्तुओं का संरक्षण करने वाली संस्थान का मुख्यालय भी कहाँ है? सुंदर सी जगह में है, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय। फ्रांस की राजधानी पेरिस। कब हुई यूनेस्को की स्थापना? 1946 ईस्वी को। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1971 ईस्वी में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मैब कार्यक्रम की, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मतलब इसने ना और जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उनको भी संरक्षित करने का प्रोग्राम शुरू किया, मैब कार्यक्रम जिसको नाम दिया गया। यह प्रोग्राम कब से शुरू हुआ? वर्ष 1971 ईस्वी से शुरू हुआ। और जब इसने ये शुरू किया तो इस लिस्ट में भारत का सबसे पहले किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम लिया गया? यानी पूछेगा कि यूनेस्को के मैब कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? तो आप याद रखेंगे कि ये वन्य जीव अभयारण्य वही अभयारण्य था जो भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य था। बताओ कौन सा? नीलगिरी वन्य जीव अभयारण्य। वहां 1986 में स्थापना हुई थी, इसमें 2000 में इसको दर्जा मिल गया था। याद रहेगा आपको यूनेस्को का मैब कार्यक्रम? अच्छा सवाल है। यूनेस्को कब हुई? यूनेस्को के मैब कार्यक्रम की शुरुआत 1971। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946। मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर। बताओ, वैसे भारत में ना 18 कुल वन्य जीव अभयारण्य हैं और 18 वन्य जीव अभयारण्यों में से 12 ऐसे वन्य जीव अभयारण्य हैं जिन वन्य जीव अभयारण्य को यूनेस्को के मैब कार्यक्रम में दर्जा दिया गया है। भारत में नेशनल पार्क की संख्या 104 है। कितने नेशनल पार्क है भारत में? 104। और किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश। 10 अकेले नेशनल 10 है। बता दो एक दो का नाम। पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश में के लक्षद्वीप। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 और यहाँ पर 10 नेशनल पार्क है। भारत में कुल कितने हैं? 104। भले ये वाले आंकड़े आपसे पूछेगा नहीं, बस सीधा पूछेगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो आंसर मध्य प्रदेश। आगे चर्चा करते हैं। 1971 मैब कार्यक्रम की शुरुआत। यूनेस्को की स्थापना 1946। मुख्यालय पेरिस। कच्छ वन्य जीव भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। राज्य बता दो? गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चर्चा करते हैं। एक शब्द और लिखा है, उस शब्द पर आप विचार करेंगे। शब्द लिखा गया है समांतर सरकार। इसके बारे में सवाल पूछता है, आपने पढ़ रखा हो इसके बारे में बहुत ज्यादा। ऐसे पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय या क्रांति युग में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में समांतर सरकार का गठन किया गया था? पढ़ रखा है? बलिया। उत्तर प्रदेश में कहां समांतर सरकार का गठन किया गया था? तो आंसर बलिया में किया गया था। और बलिया में समांतर सरकार का गठन किया किसने था? समांतर सरकार का गठन किया था चित्तूर पांडे ने।
किसने किया? चित्तूर पांडे। आप लोअर 2 का एग्जाम अगर उठाएंगे पेपर, उसमें पूछा गया था कि शेर ए बलिया किसे कहा जाता है? चित्तूर पांडे। चित्तूर पांडे, मंगल पांडे, बलिया। कहां उत्तर प्रदेश में क्या विशेषता रखता है बलिया? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार की तरफ को बलिया। सबसे पूर्वी बलिया। सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। सबसे दक्षिणी सोनभद्र और सबसे उत्तरी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के जिलों की बातें कर रहे हैं। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली। बताओ जरा, सबसे उत्तरी कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला? उत्तरी सहारनपुर। सहारनपुर। और सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया। सबसे पूर्वी बलिया। सबसे दक्षिणी सोनभद्र। सबसे दक्षिणी है सोनभद्र और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सोनभद्र सबसे ज्यादा, ऐसे पूछता है कि भारत का कौन सा वो जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है? तो आंसर सोनभद्र। और पूछता है 4 को, कौन कौन सा हो जाएगा उधर से? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 4 राज्यों को स्पर्श करता है। और पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है जो जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो आंसर क्या आएगा? ललितपुर। 3 ओर से किस राज्य से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से। 3 ओर से घिरा हुआ जिला ललितपुर। किसके लिए प्रसिद्ध है ललितपुर? क्या उत्पादित किया जाता है ललितपुर में? सबसे ज्यादा यूरेनियम। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां निकाला जाता है? तो आंसर ललितपुर में यूरेनियम। बताओ कि समांतर सरकार का गठन किसने किया? चित्तूर पांडे ने किया। और कब किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसको रफ कर ले। इसको रफ करते हैं पहले, ये अलग का डेटा हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, पूर्वी जिला बलिया, दक्षिणी सोनभद्र। कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां कहाँ हैं? सोनभद्र वाले क्षेत्र में। कहाँ सबसे ज्यादा खनिज निकाला जाता है? सोनभद्र में। शामली को सबसे लास्ट में शामिल किया गया है एनसीआर क्षेत्र में। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, ये कहना चाह रहे हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? 69वें संशोधन 1991 के अंतर्गत। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये समांतर सरकार का मतलब क्या है? आप अभी ना एक फिल्म भी आई थी, एक वेब सीरीज आई थी समांतर नाम की, एमएक्स प्ले पर उसका ऐड आता था समांतर। तो समांतर का मतलब होता है अपनी स्वयं की सरकार। भाई ब्रिटिश तो भारत में शासन चला ही रहे हैं और ब्रिटिशों के कहने को भारतीय मान नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी चलेगी जहां चलेगी, हमारा क्षेत्र यह है, हमारे क्षेत्र में हमारी सरकार चलेगी। उसको क्या कहा गया? समांतर सरकार। तो जो फिल्म आई समांतर, उसमें भी यही दिखाया गया, अपना दबदबा दिखाया गया। समांतर किसने किया? समांतर सरकार का गठन चित्तूर पांडे। और कहां किया था? बलिया में। स्थान क्या था इसका? बलिया। कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। आप मुझे बताओ कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त 1942 को रात को 12 बजे बल्कि कांग्रेस के ये भारत छोड़ो आंदोलन के जो बड़े नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस समय का सवाल भी बनता है कि गांधी जी को कहां कैद करके रखा गया था? आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद करके रखा गया था। अब आप मुझे ये बात बताओ कि अंग्रेजों ने भारतीयों को यानी आंदोलन के क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन के ऑप्शन आपको यहां दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन दिया है आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार लिखा मैंने, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार क्या सही आंसर है? फिर अगला ऑप्शन आपको दिया ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। ये भी सही आंसर है, गलत है ये भी?
ये गलत आंसर है। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या आंसर सही करें बताइएगा। तीसरा वाला आंसर सही है। अब तक के जितने ऑपरेशन मैंने लिखे, कितने अभ्यर्थी हैं जो इन सारे ऑपरेशंस के बारे में बता सकते हैं? सब ऑपरेशन नहीं बता सकते हो। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी सुनो। 1900 ऑपरेशन, आपने एक शब्द सुन रखा है खालिस्तान, खालिस्तान, खालिस्तान। अभी चर्चा में रहा था जब दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहरा दिया था। खालिस्तान ने काले वस्त्र पहनते हैं, सिख लोग होते हैं। जैसे ये जो सिख लोग हैं ये कट्टरपंथी वाले सिख हैं, और इन लोगों का कहना यह है कि जिस प्रकार से भारत में नक्सलवाद है और वो अपने अलग मांग करता है देश की, हमें एक अलग क्षेत्र दे दो। ऐसे ही तो मैंने सुनाया पिछली कहानियों में। जैसे भारत में माओवाद है, माओवादी पाए जाते हैं, नागालैंड के कुछ लोग वो अपनी अलग मांग करते हैं। अलगाववादी अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, नागालैंड वाले क्षेत्र में अलगाववाद है। तो उसी प्रकार से ये जो खालिस्तान है, ये जो सिख हैं, ये अपने एक अलग क्षेत्र की मांग करते हैं। और अमृतसर में स्वर्ण जो मंदिर है, इस स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के एक सिख को 1984 के आसपास मुख्य सिख गुरु बना दिया गया, मंदिर का अधिकार दे दिया गया। उस सिख गुरु ने क्या कार्य किया कि जो हथियार थे, गोला बारूद थे, वो स्वर्ण मंदिर में जमा करवा लिए, जमा कर लिए उसने चोरी चोरी, चुपके चुपके जब जमा कर लिए। और एक दिन फिर ऐसा हुआ कि लोगों को मारना काटना शुरू किया और सरकार से मांग की कि हमें एक अलग स्थान दिया जाए। तब ये सारी स्टोरी आपको भूलनी है। आपको बस एक का बात याद करनी है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों की चुगल से छुड़ाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आंसर क्या लगाओगे? ब्लू स्टार। याद रहेगा। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों की चुगल से छुड़ाने के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और कब चलाया? 1984 ईस्वी को। आपको एक बात और याद हो, वहीं से इसको भी याद रखना है, NSG। इस पर तो सवाल आपके जो जेल वार्डन था पेपर, उसमें भी आए थे। NSG पर सवाल। NSG क्या है? NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा। ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना तभी की गई थी 1984 ईस्वी में ही। फिर उसके पश्चात 1986 ईस्वी में NSG अधिनियम लाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम लाया गया, उसको और मान्यता दे दी गई। तो भारत में NSG की स्थापना भी कब हुई थी? ये 1984 ईस्वी को NSG की स्थापना हुई। इसकी कहानी समाप्त। ऑपरेशन विजय के बारे में सुनिए। ऑपरेशन विजय चला भारत में 2 बार। ऑपरेशन विजय भारत में 2 बार चला। एक बार तो चला वर्ष 1961 ईस्वी को, 1961 ईस्वी को। कैसे? आपको याद हो कि जो गोवा है, गोवा भारत में सबसे, इसे खिड़की को बंद कर लो, सो रहा है, थोड़ी देर के लिए कर लो। भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। और भारत से सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। भाई वास्को डी गामा आया तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में कालीकट में उतरा था, सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। कब? जाने का नाम ही कहां ले रहे थे? गोवा, दमन, दीव, इन पर कब्जा कर जमा लिया था ना। तो भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना के जवानों को भेजा। और भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय चलाया। 19 दिसंबर 1961 को हमने मुक्त करा लिया गोवा को, और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी भी कहानी समाप्त। ऑपरेशन विजय 1961, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। आगे एक बार और चलाया गया वर्ष 1971 ईस्वी को। बताओ क्या घटना हुई 1971? आपको याद हो कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। भाई भारत पाक के बाद में अभी 3 बार तीनों जी बड़े परेशान है। वो कारगिल विजय दिवस है। हाँ, तो 19 दिसंबर को किस पर विजय प्राप्त कर ली? किसको मुक्त करा लिया?
गोवा को पुर्तगालियों से 19 दिसंबर को। उसके पश्चात 1971 ईस्वी में हमने बांग्लादेश को मुक्त कराया था पाकिस्तान से। इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे ना। तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की थी इस युद्ध पर। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं, उसके लिए वो अलग कहानी है। लेकिन अब उसके पश्चात 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में क्या हुआ कि 1999 ईस्वी में कारगिल पर विजय प्राप्त करने के लिए, कारगिल पर विजय प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय। एक तो गोवा को मुक्त कराने के लिए और एक 1999। कब मनाते हैं कारगिल विजय दिवस? 26 जुलाई। कौन सी तिथि थी? 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। तो दो तिथियां हो गई हैं। दो तिथियां 1961 ईस्वी में चलाया ऑपरेशन विजय और एक 1999 ईस्वी को ऑपरेशन विजय, विजय दिवस 26 जुलाई को। और ऑपरेशन जीरो आवर, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा चलाया अंग्रेजों ने? ऑपरेशन जीरो आवर। उसके पश्चात भारतीयों ने कौन सा चलाया था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। भारतीयों ने कौन सा चलाया था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसको सुनो, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है? मुस्कुराते हुए बुद्ध। इस जब भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई को, 18 मई वर्ष 1974 ईस्वी को पोखरण में राजस्थान में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। तो उसको किस नाम से जाना गया था? उसके लिए मिशन कौन सा था? लाफिंग बुद्धा। उसके पश्चात और बताओ जरा, ये कब हो गया ऑपरेशन जीरो आवर? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब का हो गया? 1984 का। ये कब का हो गया? वर्ष 1974 परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। और ऑपरेशन की चर्चा करते हैं। ऑपरेशन इसके बाद भारत में एक परमाणु परीक्षण और हुआ था 1999 में, दूसरा। तो पहला परमाणु परीक्षण था भारत में, दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1999 ईस्वी को, 1998 सॉरी क्या बोलते हैं 1998। उसके लिए कौन सा चलाया गया था? करो विचार जरा। ऑपरेशन शक्ति। और कब हुआ ये वाला परीक्षण? ये हुआ था 11 मई 1998 को। 11 मई लिख दें क्योंकि तारीख इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1998 को। क्या पोखरण दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। 11 मई को दिवस कौन सा मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। इस समय में एक नारा उभर कर आया था। कौन सा नारा उभर कर आया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जबकि जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री पहले ही दे चुके थे, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने? अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज का जो नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नारा किसने दिया है? मोदी जी के द्वारा। इस नारे को दिया गया है मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और कोई मिशन? ऑपरेशन पोलो के बारे में आप मुझे बता दो। ऑपरेशन पोलो कुछ याद नहीं आया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि जब भारतीय अंग्रेज तो छोड़ करके जा रहे हैं और भारत को जब एकीकरण किया जा रहा है तो सब राजी हो गए तीन को छोड़कर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को तो विलय पत्र के आधार पर भारतीय संघ में मिला लिया गया। जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर। वहां वोटिंग कराई कि बताओ अभी किनके साथ जाना पसंद करोगे? वोटिंग हुई, वो भारत के साथ वोटिंग ज्यादा मिली, चलो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ भी मिल गया। हैदराबाद का जो शासक है वो कह रहे हैं नहीं, हम तो अलग ही देश बनाएंगे। तो क्या हुआ? वहां भारतीय सेना ने पुलिस के वस्त्र पहनाकर आर्मी के जवानों को उतारा मैदान में, और जब उन्होंने डंडा घुमाया तब वो मुक्त हो गया। और डंडा घुमाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए 1948 की बातें हैं। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और कोई ऑपरेशन याद आ रहा हो तो बताओ, जिसके बारे में एग्जामिनर पूछता हो।
ऑपरेशन फ्लड, अरे वो तो अलग है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति से, दूध के शहरी विकास से 1970 ईस्वी को इसको चलाया गया। चलो रफ करते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला? 1984। क्या क्या था संबंध इसका, किससे रिलेटेड था? इसका संबंध था स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों की चुगल से बचाना। ऑपरेशन विजय गोवा मुक्ति, और ऑपरेशन विजय दूसरा कारगिल विजय के। अच्छा एक और याद हो आपको, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत क्या था कि वर्ष 1984 ईस्वी में जो सियाचिन है, सियाचिन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सियाचिन 1984। ऑपरेशन का नाम बताएंगे? मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। रफ करते हैं, बताओ। ऑपरेशन ब्लू स्टार आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए स्वर्ण मंदिर को। ऑपरेशन विजय 1961 गोवा मुक्ति के लिए, और कारगिल पर विजय के लिए। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। 16 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि किससे पर विजय प्राप्त की थी? पाकिस्तान पर, मतलब बांग्लादेश को भी मुक्त करा था। एनएसजी का गठन कब हुआ? वर्ष 1984 ईस्वी को एनएसजी का गठन हुआ था। नेक्स्ट ऑपरेशन जीरो आवर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अंग्रेजों द्वारा चलाया गया क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए। कहां कैद करके रखा गया गांधी जी को? आगा खां पैलेस में। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण में हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। 11 मई 1998, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा उभर कर आया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद की मुक्ति के लिए कराया गया, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया 1984 ईस्वी में। किस पर झंडा फहराया गया था? सियाचिन पर। बताओ, जो हैदराबाद है, ये हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? हैदराबाद मूसी। हैदराबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद। और बताओ कुछ शहरों, इसको ना ऐसे लिखते हैं, इधर नहीं लिख रहे इसको, यहां से बताओ। हाँ लिखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी, ये नदी है, नदी। इधर क्या है? शहर है, शहर। कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है? हैदराबाद में क्या है? चार मीनार है। हैदराबाद में है चार मीनार। और हैदराबाद की चार मीनार क्या एक मकबरा है? नहीं, एक बीमारी से मुक्त होने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। और जब पूछेगा कि झूलता मीनार कहाँ है, झूलता मीनार, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक मस्जिद है, सिद्दी बशीर मस्जिद। और झूलता मीनार की बात की गई है, झूलता बाग की बात नहीं की गई। जब कहते कि झूलता बाग कहाँ है तो आंसर लगाते बेबीलोन। और जब कहते झुका हुआ मीनार कहाँ है तो पीसा का मीनार। और कहाँ है? हिलता हुआ मीनार। तो आंसर सिद्दी बशीर मस्जिद, अहमदाबाद। बताओ अहमदाबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? साबरमती। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती। किसे कहते हैं? साबरमती का संत महात्मा गांधी को। सुंदर सा शहर है कर्नाटक का विजयवाड़ा। कैसे लिखे? ये वाला डे बनेगा, विजयवाड़ा बताएंगे। किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर। अहमदाबाद साबरमती, विजयवाड़ा यह है कृष्णा नदी के तट पर स्थित। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। भारत की कौन सी नदी है जिस नदी में हीरे पाए जाते हैं? कृष्णा नदी। घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। जबकि वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। और हेमावती और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी। हीरे पाए जाते हैं कृष्णा नदी में, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है।
दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक से। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सुंदर सा शहर। श्रीनगर बताओ आसान सा। श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर। दो शहर बताने जो शहर स्थित है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। दो शहर पूछता है, एक तो डिब्रूगढ़ और एक गुवाहाटी। एक ही लिख दें, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दोनों शहर किस नदी के तट पर हैं? ब्रह्मपुत्र। ये शहर हैं ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। और बताओ उत्तर प्रदेश के शहरों में जौनपुर और गोरखपुर किस जौनपुर और ये लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती। जौनपुर और दूसरा शहर लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती। ये गोमती नदी कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फूलर झील से। और किसकी सहायक नदी है गोमती? गंगा की। एग्जाम का सवाल सुनो, पूछेगा गंगा की एकमात्र कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदान में है? गोमती नदी, जौनपुर और लखनऊ। अच्छा, राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? राप्ती। रफ करें इसको, लिखा गया होगा इतना तो बताओ एक बार। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है। मूसी हैदराबाद। अहमदाबाद साबरमती। हैदराबाद में चार मीनार और अहमदाबाद में झूलता मीनार। झूलता मीनार। नासिक गोदावरी नदी के तट पर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र और जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है इटावा। बताएंगे किस नदी के तट पर है? इटावा। इटावा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर लगाएंगे यमुना। दो सवाल आपने पढ़ रखे होंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अवनलिका अपरदित है? तो आंसर आता है इटावा। और भी आपने पढ़ रखा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण करती है यमुना। उत्तर प्रदेश की पूछेगा तो यमुना। और भारत की कौन सी नदी है सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है? आंसर चंबल नदी। जहां डाकुओं की फिल्मों की शूटिंग होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, घाटी क्षेत्र में, नदी के सूखे भूखे क्षेत्र में, उसको कहते हैं बीहड़। सबसे ज्यादा भारत की चंबल नदी, उत्तर प्रदेश की कौन सी? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश में इटावा सबसे ज्यादा अवनलिका अपरदित है। और किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। बताओ गोरखपुर किस नदी के तट पर है? गोरखपुर। गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर। गोरखपुर राप्ती नदी के। गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है? टेराकोटा के लिए। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। और टेराकोटा होता क्या है? टेराकोटा होता है आग में पका हुआ जो सामान होता है। चाहे मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, मिट्टी की बनाई आग में पकाई, क्या कहेंगे अब? टेराकोटा कहेंगे। टेराकोटा। टेराकोटा एक म्यूजियम भी है। टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम किस देश में है? तो आंसर लगा दोगे चीन। टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम चीन। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध शहर गोरखपुर। किस नदी के तट पर? राप्ती। कहीं ताप्ती तो नहीं बोल दिया? ताप्ती तो आपको पता है। ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? सूरत। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरो की तराशी, हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। और डायमंड सिटी कहते हैं। जबकि कौन सा देश है जो हीरो की कटाई के लिए जाना जाता है? आंसर नीदरलैंड। हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध शहर नीदरलैंड है। नीदरलैंड। आगे बताओ और शहर। कर्नाटक का सुंदर सा शहर बेंगलोर किस नदी के तट पर स्थित है? याद करो, बताओ। नहीं याद आया तो सुनो। विरस भावती। याद आया? विरस। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी। कैसे लिखा जाएगा? पणजी से लिखे। ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? मांडवी। मैंने आपको पढ़ाया हो कि मांडवी नदी के
मांडवी नदी गोवा में बहती है। गोवा में एक नदी और है ज्वारी नदी, और गोवा को जो मुर्मुगांव बंदरगाह है वो किस नदी पर अवस्थित है? ज्वारी नदी पर। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा, और नदी कौन सी है? ज्वारी नदी है, ज्वारी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट उज्जैन शहर, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा। क्या विशेषता है उज्जैन शहर की? बाहर उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में, कुंभ का मेला लगता है, हाँ लगता है। और पढ़ाया मैंने आपको कि भारत का कौन सा वो शहर है जिस शहर में सबसे ज्यादा शिव के मंदिर हैं? किस शहर में शिव के मंदिर की संख्या ज्यादा है? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकाल मंदिर, विकास दुबे, याद आया? आगे बताओ फिर, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर हैं? तो उड़ीसा। सबसे ज्यादा मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा मंदिर उड़ीसा। सबसे ज्यादा शिव के मंदिर वाला शहर तो उज्जैन। और किस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो आंसर लगाएंगे तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। चिन्नू जी आप बता रहे हो मदुरई। मदुरई में क्या है? मदुरई को तो कहते हैं कैथेड्रल सिटी, कैथेड्रल सिटी कहते हैं। वहां चर्च ज्यादा हैं, कैथेड्रल चर्च ज्यादा है, तो कैथेड्रल सिटी किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। कहां पड़ता है मदुरई? तमिलनाडु। एक मंदिर फेमस है वहां का, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु। त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। सुंदर सा शहर बताओ, चेन्नई किस नदी के तट पर है? चेन्नई, चेन्नई किस नदी के तट पर है? वेंगई, वेंगई नदी के तट पर है चेन्नई, वेंगई नदी के तट पर। किसे? उत्तर प्रदेश का एक सुंदर सा शहर और है कन्नौज। यूपीएससी में आया कि कन्नौज का पहला नाम क्या था? नगर महोदय श्री और कन्याकुब्ज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था ना, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को। और किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर। कन्नौज गंगा नदी के तट पर है, चेन्नई वेंगई नदी के तट पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, पणजी मांडवी, बेंगलोर वृषभावती, गोरखपुर राप्ती, इटावा यमुना नदी के। ये 2 शहर उत्तर प्रदेश के प्रमुख। आगे चर्चा करते हैं, रफ करें, बताएंगे। इटावा, जल्दी, इटावा किस नदी के तट पर है? यमुना। गोरखपुर राप्ती, बेंगलोर वृषभावती, पणजी मांडवी, उज्जैन शिप्रा, चेन्नई वेंगई और कन्नौज गंगा नदी के तट पर। कन्नौज है गंगा नदी के तट पर स्थित। बताओ 2-3 शब्द लिखे हैं। एक शब्द लिखा है डीपीटी, डीपीटी, इसके बारे में बताएंगे आप क्या जानते हो? ये डीपीटी एक टीका है, और डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। और पूछेगा एग्जामिनर कि डीपीटी का टीका किस रोग के उपचार हेतु लगाया जाता है? तो आंसर क्या लगाओगे? डीपीटी का टीका किसके उपचार हेतु लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस मतलब काली खांसी, और टी फॉर टिटनेस के लिए। आगे और बीसीजी, बीसीजी इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस क्लेमेट गैरेन, बैसिलस क्लेमेट गैरेन, ये इसके फुल फॉर्म है। और इसका टीका, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? यक्ष्मा के उपचार हेतु। यक्ष्मा मतलब क्षय रोग, क्षय रोग कब मनाते के उपचार हेतु, और कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाया जाता है क्षय रोग दिवस, क्षय रोग दिवस या यक्ष्मा दिवस। दक्षिणा ने लिखा, यक्ष्मा लिखा है। यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है कब? 24 मार्च को। 23 मार्च को मनाया जाने वाला दिवस आप मुझे बता दो। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। कुछ दिवस और बताओ जरा इधर से। 27 सितंबर को बताएंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 27 सितंबर पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस को मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। और बताओ आप, विकलांग दिवस बता रहे हो?
विकलांग दिवस बताओ कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। बाकी बताएंगे 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 20 मार्च को गोरैया दिवस। और वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस 21 मार्च को वन दिवस। कल मैंने आपको पढ़ाया कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को पूरी दुनिया के मानव अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी ले ली थी अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन, जिसकी स्थापना 1946 को हुई थी जिनेवा में, जिसका मुख्यालय है। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में बताओ भारत में कब अधिनियम बना, कब इसका गठन हुआ? मानव अधिकार आयोग का गठन 1900 भारत में 1993। भारत में कब गठित हुआ? 1993। अल्पसंख्यक आयोग 1993। अल्पसंख्यक आयोग 1993 ईस्वी को गठित हुआ। बताओ 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड टाइगर डे। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे। और 17 जून को हीमोफीलिया दिवस नहीं मनाते। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। आप बता रहे हो हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। और 17 मई को दूरसंचार दिवस। 17 मई को दूरसंचार दिवस। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस पढ़ाया मैंने आपको 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। 24 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 24 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में 24 पंचायती राज दिवस। हाँ, पंचायती राज दिवस। बाकी ये तो हो गए डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। बीसीजी बैसिलस क्लेमेट ग्रेन यक्ष्मा के उपचार हेतु 24 मार्च को दिवस मनाते हैं। आगे बताओ डीडीटी की कहानी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। लिखते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यहां याद रखना है इथेन होता है, इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और डीडीटी क्या है? ये कीटनाशी है, ये खरपतवारनाशी है। बताओ क्या है? डीडीटी का प्रयोग किसमें किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। और डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डीडीटी का पाल मूलर ने किया था आविष्कार। डीडीटी का आविष्कार पाल मूलर ने। और जो आप बता रहे हो वो है 2,4-D। 2,4-D क्या है? यह है खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 2,4-D का प्रयोग खरपतवारनाशी के रूप में। एक किसी खरपतवार का नाम बताओ जो मैंने आपको पढ़ाया हो। नाम याद आया? नहीं याद आया? गेहूं का, हाँ कौन सा? गुल्ली डंडा। याद करो बातें। गुल्ली डंडा रोग नहीं है, खरपतवार है कि यही तो पढ़ाया है। गुल्ली डंडा किसका खरपतवार है? तो गेहूं का। और गेहूं का रोग बताया मैंने आपको करनाल बंट लिखना था, बंट। किसका रोग है? गेहूं का। और इसका खरपतवार कौन सा है? गुल्ली डंडा। याद रहेगा। गेहूं किस कुल का पौधा बताया है? ग्रेमनी कुल का पौधा बताया। हाँ, नेक्स्ट और देखते हैं और कोई पॉइंट मिलता है चर्चा को। बताओ भारत कहाँ? कुछ और बताओ, इसको रफ कर लें पहले, तो थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। 20 मार्च को गोरैया दिवस, दिल्ली का राजकीय पक्षी। 21 मार्च को वन या वानिकी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस। मलेरिया दिवस कब बताया? 25 अप्रैल को मनाया मलेरिया दिवस।
करनाल वंट किसका रोग है? गेहूं का। DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। BCG बैसिलस क्लेमेट गैरेन। ऐसे पूछा था SSC में, BCG में C की फुल फॉर्म क्या है तो क्लेमेट कर लोगे। किसके उपचार हेतु इसका टीका लगाया जाता है? यक्ष्मा के रोग के उपचार हेतु लगाते हैं। कब मनाया जाता है इसका दिवस? 24 मार्च को इसका दिवस मनाया जाता है। और DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका आविष्कार किसने किया? पाल मुलर ने। इसका आविष्कार किया पाल मुलर ने। इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और 2,4-D खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बताओ भारत का वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर का नाम आप बताएंगे कौन सा है? भारत का सबसे, प्रत्यूष भूल जाओ, अभी प्रत्यूष पे अटके, परम सिद्धि, परम सिद्धि। वो चिन्ह जो ऐसा होता है, हर बार ना लिस्ट जारी होती है, 2020 नंबर में जो लिस्ट जारी हुई उसके अनुसार भारत का वर्तमान जो सबसे तेज कंप्यूटर माना गया, जो रैंक धारण की 63वीं रैंक, मतलब 500, दुनिया के 500 कंप्यूटरों की लिस्ट आई। और उस 500 कंप्यूटर की लिस्ट में भारत के जो टॉप मोस्ट 100 कंप्यूटर थे पूरे 500 में से, उनमें से 2 भारत के थे। एक तो था परम सिद्धि। परम सिद्धि की रैंक थी भारत के की 63वीं रैंक। और जो प्रत्यूष था, जो पहले इससे पहले था, वो पहले नंबर पर तेज हुआ था। अब वो दूसरा तेज कंप्यूटर हो गया भारत का प्रत्यूष, उसकी 78वीं रैंक थी। रैंक को भूल जाओ आप। वर्तमान भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि, याद रखना है, परम सिद्धि, सिद्धि लिखना है, परम सिद्धि। और विश्व का सबसे कौन सा है तेज कंप्यूटर? बताओ। फुगाकू किस देश का है? फुगाकू किस देश का कंप्यूटर? सबसे सुपर कंप्यूटर जापान का है। जापान का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू, ये तो बन भी चुका है। परम सिद्धि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर। दुनिया का सबसे पहला जो बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था ENIAC। विश्व का सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना वो कौन सा बना था? ENIAC। और भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बना था? सबसे पहले सिद्धार्थ कंप्यूटर बना भारत में। बताओ वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो 5वीं। कंप्यूटर की कोर्स में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं। किसे कहते हैं कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और जब पूछे कि कंप्यूटर के आधुनिकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, तो आंसर लगाएंगे वान न्यूमैन। आधुनिकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान वान न्यूमैन का। जैसे भारत में बैंकों के आधुनिकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? इंदिरा गांधी का। भाई 2-2 बार उन्होंने भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था। ठीक है, आज की क्लास को रोकते हैं यहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे।